एनबीएफसी, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, खासकर जब लोन या निवेश की बात आती है। पर असल में ये होते क्या हैं? क्या ये बैंक की तरह ही है या फिर कुछ और? चलिए आज इसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की दुनिया को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई नया फोन या गाड़ी खरीदते हैं तो उसके फाइनेंस का पैसा आता कहाँ से है? ज्यादातर लोग कहेंगे बैंक से, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? बस यहीं से एनबीएफसीज की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसों की दुनिया सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है। असल में बात यह है कि भारत का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और बैंक बैंक तो बस उसका एक जरूरी हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आपको भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की पूरी कहानी बताएगा। सबसे ऊपर जाहिर है आरबीआई और सरकार है, लेकिन उनके नीचे देखिए सिस्टम कैसे बटा हुआ है। एक तरफ आपको सहकारी बैंक दिखेंगे, दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक्स, और इसी बड़े से नेटवर्क में आपको एनबीएफसीज जैसी संस्थाएं भी काम करती हुई मिलेंगी, जो सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने में एक बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। तो जैसा मैंने कहा, बैंक इस बड़ी तस्वीर का बस एक हिस्सा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर एनबीएफसीज भी लोन देते हैं तो फिर ये बैंकों से अलग कैसे हैं? चलिए अब फटाफट इनके बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उन पर नजर डालते हैं। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। आप बैंकों को समझिए फाइनेंस का डिपार्टमेंट स्टोर, ठीक, जहां आपको लगभग हर तरह की सर्विस मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ एनबीएफसीज, वो है स्पेशलिटी शॉप की तरह, जो कुछ खास जरूरतों पर ही फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ गाड़ी का लोन या फिर सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस। तीन ऐसी मेन चीजें हैं जो एनबीएफसीज नहीं कर सकती, और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, पहला, वो आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, पैसा जमा नहीं कर सकती। दूसरा, वो अपने नाम का चेक नहीं काट सकती। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, एनबीएफसीज में रखे पैसे पर आपको डीआईजीसी का बीमा कवर नहीं मिलता, जो बैंकों में आपकी जमा राशि को एक तरह की सुरक्षा देता है। तो अब जब हम ये अंतर समझ गए हैं तो इसकी परिभाषा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी है जो लोन देने और निवेश करने का काम तो करती है, बिल्कुल, लेकिन उसके पास वो फुल फ्लेज्ड बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता जो एक बैंक के पास होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास बैंक्स हैं ही, तो फिर इन एनबीएफसीज की जरूरत क्या है? मतलब ये अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या खास काम करते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बैंक कुछ खास सेक्टर्स या कुछ खास तरह के ग्राहकों को लोन देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। बस एनबीएफसीज इन्हीं खाली जगहों को भरते हैं। वो उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें शायद पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से मदद नहीं मिल पाती। और ये हमारी इकोनॉमी के ना कई हिस्सों को पावर देते हैं। आप सोचिए, गाड़ी खरीदने के लिए फाइनेंस हो, या किसी छोटे मोटे उद्योग को मशीनरी लीज पर देनी हो, या फिर घर बनाने के लिए लोन चाहिए हो, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम भी एनबीएफसीज आपको हर जगह मिलेंगे। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 77%। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो टोटल नेशनल सेविंग्स है ना, उसका लगभग 77% हिस्सा हम और आप जैसे आम घरों से आता है। और एनबीएफसीज क्या करते हैं? वो इस बचत को वापस इकोनॉमी में लाने का एक बहुत जरूरी जरिया बनते हैं। इसे लोन और इन्वेस्टमेंट में बदलकर देश की तरक्की को रफ्तार देते हैं। अच्छा, अब जब ये कंपनियां इतने बड़े लेवल पर काम कर रही हैं और जनता का पैसा इस्तेमाल कर रही हैं, तो जाहिर है इन पर कोई ना कोई लगाम तो होनी चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि आरबीआई इन्हें कंट्रोल में कैसे रखता है। ये सबसे बुनियादी और सबसे सख्त नियम है। याद रखिए, आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक भारत में किसी भी एनबीएफसी को काम शुरू करने से पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है। इसके बिना काम करना सीधा सीधा गैर कानूनी है। और आरबीआई का ये बयान ये सब कुछ साफ कर देता है। उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? आम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। वो बस ये पक्का करना चाहते हैं कि लोगों के मेहनत की कमाई एकदम सुरक्षित रहे, और इसीलिए नियम इतने सख्त हैं। और जो कंपनियां ये नियम कानून नहीं मानती, उनके लिए अंजाम काफी गंभीर हो सकते हैं। आरबीआई के पास ऐसी कंपनियों पर जुर्माना लगाने से लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने तक के पूरे अधिकार हैं। ये सब इसलिए ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों का भरोसा बना रहे।
अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। एक ग्राहक के तौर पर हम अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में होना ही चाहिए जो किसी भी एनबीएफसी से डील कर रहा हो। और अच्छी बात यह है कि इसकी जांच करने के कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। ये 3 कदम, इन्हें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले हमेशा आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है भी या नहीं। दूसरा, अगर कोई स्कीम बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर रही है तो उससे दूर रहिए। याद रखिए, ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क। और तीसरा, अगर जरा भी कुछ गड़बड़ लगे, कुछ भी संदिग्ध लगे, तो तुरंत अपने नजदीकी आरबीआई ऑफिस और पुलिस को इसकी खबर दीजिए। ये वेबसाइट, इसको आप अपना सबसे बड़ा दोस्त समझिए। किसी भी एनबीएफसी को अपना पैसा देने या उनसे लोन लेने से पहले बस 1 मिनट का वक्त निकालकर इस वेबसाइट पर उनका नाम जरूर चेक कर लें। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा कदम आपको किसी बड़े धोखे से बचा सकता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर बस एक ही सवाल पर आती है। देखिए, एनबीएफसीज हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात आपके अपने पैसे की हो, तो जागरूक रहना, सावधान रहना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का पहला कदम सही सवाल पूछना ही है।